1830 और 1840 के दशक में विश्व इतिहास की सबसे बड़ी घटना यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की गंभीरता से शुरुआत हुई। जल्द ही अमेरिका सहित दुनिया के बाकी के हिस्सों में भी यह क्रांति फैल गई। इस रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट यूं तो पूरे विश्व पर हुआ, लेकिन यूरोप में इसका असर कुछ अलग ही देखने को मिला। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने जैसे जैसे अपने पांव पसारे, ठीक वैसे वैसे यूरोपियन कंट्रीज ने अपनी टेरिटोरियल बाउंड्रीज को डिमार्केट करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे पूरे यूरोप में नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद की मानो एक लहर सी दौड़ गई। उदाहरण के रूप में जर्मन भाषी जर्मनी पर, फ्रेंच बोलने वाले फ्रांस पर तथा स्पेनिश बोलने वाले स्पेन पर अपना वर्चस्व जमाने लगे। इस प्रोसेस ने तमाम देशों में फैले ज्यूज को भी अपने नेशनल होम के लिए मोटिवेट किया। 1896 में थियोडोर हर्जल ने स्विट्जरलैंड में जायनिस्ट मूवमेंट की नींव रखी। इस मूवमेंट ने पैलेस्टीन को अपने नेशनल होम के तौर पर डिक्लेयर किया। यहाँ पर एक अहम सवाल खड़ा होता है कि इस क्लेम का बेसिस क्या था। पैलेस्टीन लैंड पर इजराइल की बसने का इतिहास क्या है? हमास और पीएलओ में क्या डिफरेंसेस हैं? हमास ने अभी इजराइल पर ही अटैक क्यों किया? इंडिया इजराइल और पैलेस्टीन के इश्यूज को कैसे देखता है? इजराइल और पैलेस्टीन के बीच शांति स्थापित करने के लिए क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू डिकोडिंग वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं गौरव सिंह। ज्यूज का मानना था कि गॉड ने बाइबल में पैलेस्टीन को ज्यूज के लिए प्रॉमिस किया था, इसलिए ज्यूज पैलेस्टीन को प्रॉमिस लैंड मान रहे थे। सन 1800 के बाद ज्यूज का पैलेस्टीन में माइग्रेशन शुरू हुआ। तब पैलेस्टीन ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। तब से धीरे धीरे ज्यूज पैलेस्टीन में जाकर बसने लगे। इसके बाद 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। इस लड़ाई में ऑटोमन एम्पायर, जिसके कंट्रोल में पैलेस्टीन था, वह ब्रिटेन के विरोधी खेमे में था। इस लड़ाई के अंत में ऑटोमन एम्पायर की हार लगभग तय थी। इसलिए 1916 में ब्रिटेन और फ्रांस ने साई पिकोट नामक एग्रीमेंट को फाइनलाइज किया, जिसमें लड़ाई के बाद ऑटोमन एम्पायर को आपस में बांटने की बात की गई। ठीक एक वर्ष बाद 1917 में पैराडॉक्सिकली बेल्फोर डिक्लेरेशन के तहत ब्रिटेन ने ज्यूइश पीपल को पैलेस्टीन में नेशनल होम का प्रॉमिस किया। पैलेस्टीनियन अरब में ज्यूज के बढ़ते सेटलमेंट ने ब्रिटिश के सामने डायलेमा खड़ा कर दिया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में ब्रिटिश फ्यूल के लिए अरब और फाइनेंस के लिए ज्यूज पर डिपेंड थे। ब्रिटिश ने इस डायलेमा को दूर करने के लिए मिडिल पाथ अपनाया, जिसमें पैलेस्टीन को ज्यूज की एंट्री पर रेस्ट्रिक्शन तो लगाया, लेकिन प्रोहिबिशन नहीं। परिणाम स्वरूप ज्यूज की एंट्री तो रुकी नहीं, लेकिन पैलेस्टीनियन अरब खुश जरूर हो गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन ने स्पेशल कमीशन का गठन किया, जिसमें भारत सहित कुल 11 मेंबर्स थे। इस कमीशन ने दो प्रपोजल्स दिए। पहला, अरब पैलेस्टीन और ज्यूज के लिए पैलेस्टीन को डिवाइड किया जाए। दूसरा, पैलेस्टीन डिवाइड नहीं किया जाए, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर में यह अरब का हिस्सा था, इसलिए इसे पूरी तरह से पैलेस्टीनियन अरब को दिया जाना चाहिए। तब भारत का भी मत इसी पक्ष में था, लेकिन भारत के मत के उलट पहले प्रपोजल को यूनाइटेड नेशन में ज्यादा वोट मिला, यानी कि पैलेस्टीन का बंटवारा हो। इस बंटवारे के तहत इजिप्ट से गाजा स्ट्रिप और जॉर्डन से वेस्ट बैंक को छोड़ने की अपील की गई, ताकि यह हिस्सा पैलेस्टीनियन अरब को एलोकेट किया जा सके और बाकी के हिस्सों पर ज्यूज का सेटलमेंट के लिए अलाउ किया जा सके। रही बात जेरूसलम शहर की, तो इसे इंटरनेशनल सेंटर घोषित किया गया, जिस पर यूनाइटेड नेशन का अधिकार होगा, क्योंकि ज्यूज, मुस्लिम और क्रिश्चियन तीनों के लिए यह शहर रिलीजन के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अरब कंट्रीज इस बंटवारे से नाखुश थे। 1948 में इजराइल ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया
उसी साल अरब कंट्रीज ने इजराइल पर अटैक कर दिया, जिसे फर्स्ट अरब इजराइल वॉर कहते हैं। परिणाम स्वरूप यूएन कंट्रोल वाले वेस्टर्न जेरूसलम पर इजराइल ने कब्जा जमा लिया। 1953 में इजिप्ट आजाद होता है। इजिप्ट के तत्कालीन राष्ट्रपति नासिर सुएज कैनाल को नेशनलाइज करते हैं और इजराइल से होने वाले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को सुएज कैनाल के थ्रू अलाउ नहीं करते हैं। हालांकि अमेरिका की मदद से 1979 में कैंप डेविड एकॉर्ड के थ्रू इजिप्ट और इजराइल के बीच पीस ट्रीटी साइन की जाती है। इससे पहले 1967 में इजराइल 6 डेज वॉर के दौरान न सिर्फ वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप बल्कि सीरिया के एक हिस्से गोलन हाइट पर भी कब्जा कर लेता है। 1964 में यासिर अराफात की लीडरशिप में पीएलओ यानी पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होता है। इसका मिलिट्री विंग फतह कहलाया। अरब कंट्रीज पीएलओ और यासिर दोनों को सपोर्ट करने लगे। इसके बाद 1973 में इजराइल की मदद से गाजा पट्टी वाले एरिया में मजमा अल इस्लामिया का गठन किया गया है। यासीन की लीडरशिप में इस सोशियो रिलीजियस चैरिटी को इसलिए बनाया गया ताकि गाजा पट्टी में विकास किया जा सके और पीएलओ के पैरेलल एक पैलेस्टीनियन लीडरशिप खड़ी की जा सके। आगे चलकर 1987 में इजराइल की मदद से बनी मजमा अल इस्लामिया की रीनेमिंग हमास के तौर पर होती है। तब से इसके दो फैक्शंस होने शुरू हुए, जिसमें एक इजराइल का विरोधी होने लगा। यह ठीक वैसा ही है जैसे अमेरिका ने सोवियत को डिफीट करने के लिए अलकायदा का गठन किया था और भारत में कांग्रेस ने अकाली दल को काउंटर करने के लिए भिंडरवाला को एम्पलीफाई किया था। बाद में अलकायदा अमेरिका के लिए और भिंडरवाला कांग्रेस के लिए अभिशाप बन गए। हालांकि पैलेस्टीनियन लीडरशिप के अंदर बढ़ती राइवलरी और इजराइल पीएलओ के बीच हुई झड़प से एक बात क्लियर हो गई कि इससे पैलेस्टीन का समाधान नहीं होने वाला। इसलिए 1993 में तब के अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के मेडिएशन में ऑस्लो अकॉर्ड साइन किया गया और यूनाइटेड नेशन के अनुसार 2 स्टेट सॉल्यूशन पर सहमति बनी, जिसके बाद पीएलओ का नाम बदलकर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी किया गया और इसके मिलिट्री विंग फतह एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई। लेकिन तय समय के अनुसार इजराइल ने गाजा पट्टी और वेस्टर्न बैंक से विड्रॉ नहीं किया। इससे पीएलओ ठगा हुआ महसूस करने लगा और हमास की रेडिकल फैक्शन और मजबूत होने लगी। हालांकि अमेरिकन इंसिस्टेंस ने इजराइल को 2005 में गाजा पट्टी से विड्रॉल करवाया, जिसके बाद 2006 में पैलेस्टीन में इलेक्शन संभव हो पाया। इस इलेक्शन में 132 सीट्स में से 74 सीट्स के साथ हमास की जीत हुई। तब से गाजा पट्टी को हमास कंट्रोल करने लगा और वेस्टर्न बैंक को पैलेस्टीनियन अथॉरिटी कंट्रोल करने लगी। इसके बाद 2012 में यूनाइटेड नेशन पैलेस्टीन को नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेटस प्रोवाइड करता है। इसके बाद 2017 में ट्रंप जेरूसलम को इजराइल की कैपिटल के तौर पर मान्यता दे देते हैं। सब्सिक्वेंटली 2020 में अरब इजराइल नॉर्मलाइजेशन के तौर पर अब्राहम एकॉर्ड साइन होता है। 2020 के बाद 2023 का यह अटैक हमास के एक रिएक्शन के तौर पर देखा जा रहा है। यहाँ पर एक अहम सवाल खड़ा होता है कि हमास पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से अलग कैसे है। पहला, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी या पीएलओ यासिर अराफात की लीडरशिप में फॉर्म की गई थी, जबकि हमास मजमा अल इस्लामिया का दूसरा नाम है, जिसका गठन इजराइल की मदद से किया गया था। दूसरा, पीएलओ 2 स्टेट सॉल्यूशन के थ्रू इजराइल को रिकॉग्नाइज करता है, जबकि हमास 2 स्टेट सॉल्यूशन को रिजेक्ट करता है और पूरे पैलेस्टीन को लिबरेट करवाने की बातें करता है। थर्ड, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी में पावर के 2 सेंटर्स हैं, जिसमें हमास 74 सीट्स के साथ गाजा पर रूल करता है, तो वहीं 45 सीट वाली पीएलओ की बैकबोन पार्टी फतह पार्टी वेस्ट बैंक पर राज करती है।
अब चलते हैं इसके तीसरे और मुख्य पिलर की ओर। आखिर हमास ने अभी ही क्यों अटैक किया? सबसे पहले हमास का यह अटैक इजराइल के बढ़ते एग्रेशन के अगेंस्ट एक रिएक्शन के तौर पर देखा जा रहा है। उदाहरण के तौर पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78 सेशन में बेंजामिन नेतन्याहू ने मिडिल ईस्ट का न्यू मैप रिलीज किया, जिसमें पैलेस्टीन था ही नहीं। इसके अलावा 2020 से चल रहे अरब इजराइल नॉर्मलाइजेशन ने पैलेस्टीन के सिग्निफिकेंसेस को कम कर दिया था। यह नेगोशिएशन लार्जली अरब और अमेरिका के बीच होते थे, जिसमें इजराइल की रिप्रेजेंटेशन मिसिंग रही है। साथ ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा यूनिलेटरली अमेरिकन एम्बेसी को तेल अवीव से जेरूसलम शिफ्ट करना पैलेस्टीन को और कॉर्नर कर रहा था। एडिशनली एक हल्के में रसिया चाइना एक्सिस को इस अटैक का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। इसके पीछे यह दावा किया जा रहा है कि चाइना साउथ चाइना सी से मिडिल ईस्ट की तरफ टेंशन शिफ्ट करना चाह रहा है। इसके अलावा रसिया चाइना क्वाड, इंडो पैसिफिक, I2U2 और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से नाखुश है। खासकर इस कॉरिडोर से चाइना BRI के कंपटीटर के तौर पर देख रहा है। अलोंग विद दिस, कुछ एनालिस्ट का तो यह भी मानना है कि सऊदी अरबिया और इजराइल के नॉर्मलाइजेशन को ब्लॉक करने के लिए ईरान ने इस अटैक को इंस्टिगेट किया है। इस अटैक के थ्रू ईरान मिडिल ईस्ट में इस्लामिक लीडरशिप को भी टेस्ट करना चाह रहा है। हाउएवर, कुछ एनालिस्ट अमेरिका को इस अटैक के लिए ब्लेम कर रहे हैं। इसके पीछे यह तर्क देते हैं कि अमेरिका सऊदी और ईरान के बीच किए गए चाइनीज मीडिएशन से नाखुश है। अमेरिका इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना चाह रहा है। अब चलते हैं इसके चौथे पिलर की ओर और हमास के इस अटैक के इम्प्लीकेशंस को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, जिस तरह से हमास ने ऑपरेशन को कैरिड आउट किया और सिविलियन को टारगेट किया, यह पैलेस्टीन के जेन्युइन कॉज को और कमजोर करता है। इसके अलावा हमास द्वारा कंडक्ट किए गए ऑपरेशन ने इजराइल को अग्रेशन बढ़ाने का एक और बहाना दे दिया। साथ ही इजराइल में जुडिशियल रिफॉर्म की वजह से चल रहे डोमेस्टिक टर्मोइल के बीच इस अटैक ने नेतन्याहू को नेशनलिज्म के सहारे शील्ड प्रोवाइड किया। अलोंग विद दिस, इजराइल के नजरिए से इस अटैक ने न सिर्फ अरब इजराइल नॉर्मलाइजेशन को हॉल्ट किया, बल्कि तेहरान को एक मौका दिया ताकि न्यूक्लियर डील में री इंटर करने के लिए अमेरिका पर प्रेशर बना सके। एडिशनली, इस अटैक ने सऊदी के इग्नोरेंस को दोबारा से रीइग्नाइट कर दिया। हाल ही में सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने काफी दिनों बाद पैलेस्टीन के साथ खड़ा होने की बात कही। हाउएवर, अगर भारत के नजरिए से देखें तो इस अटैक ने भारत के चॉइसेस को और टफ कर दिया। चूंकि भारत के लिए इजराइल और पैलेस्टीन दोनों बराबर रूप से सिग्निफिकेंट हैं, इसलिए भारत के सामने फिर से डायलेमा खड़ा हो रहा है। अब सवाल आता है कि भारत इजराइल पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट को कैसे देखता है। इजराइल और पैलेस्टीन के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया डिहाइफनेशन की पॉलिसी को फॉलो करता है, जिसमें पैलेस्टीन स्टेट के लिए इंडिया की पॉलिसी लंबे समय से कंसिस्टेंट रही है, जिसमें इंडिया यह मानता है कि सोवरेन और इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन की स्थापना हो। ऐसा इसलिए करता है क्योंकि इंडिया एक्सटर्नल अग्रेशन के अगेंस्ट खड़ा रहा है। इसी प्रिंसिपल के बेसिस पर इंडिया हिमालयन रीजन में चाइनीज एग्रेशन को अपोज करता है। इसके सपोर्ट में इंडिया ने 1981 में स्टैंप जारी कर पैलेस्टीन का समर्थन किया था। सेकेंड, इंडिया हर तरह के टेरर अटैक के अगेंस्ट भी मुखर रहा है, इसलिए इंडियन लीडरशिप ने इस अटैक को टेरर अटैक के हवाले कंडेम्ड किया है। ऐसा इसलिए भी ताकि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पर इंडिया की बातें कंसिस्टेंट रहे। थर्ड, इंडिया ह्यूमैनिटेरियन लॉ के यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन को भी याद दिलाता है। इस संदर्भ में इंडिया ने पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी फंड को $1.25 मिलियन से फिलहाल $5 मिलियन बढ़ा दिया है। अब चलते हैं इसके लास्ट पिलर की ओर कि इजराइल पैलेस्टीन के बीच शांति के लिए क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। पहला, पूरा रीजन पैलेस्टीनियन अरब को ऑटोमन एम्पायर के बेसिस पर वापस दे दिया जाए।
हालांकि डेमोग्राफिक चेंजेस की वजह से अब यह संभव नहीं है। दूसरा, वन स्टेट सॉल्यूशन, यानी कि एक डेमोक्रेटिक और सेकुलर स्टेट की स्थापना की जाए जिसमें ज्यूज और पैलेस्टीनियन अरब एक साथ रहें, जिसके तहत चार पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। फर्स्ट, जीविश एंड डेमोक्रेटिक स्टेट विद अरब माइनॉरिटी। सेकेंड, इंडिया के फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल के तर्ज पर वेस्ट बैंक को पैलेस्टीन के लिए ऑटोनॉमस रीजन क्रिएट किया जाए, जिसमें पैलेस्टीन इलेक्शन और डेवलपमेंट के रिलेटेड अपना डिसीजन ले सके, लेकिन बॉर्डर और मिलिट्री रखने की इजाजत नहीं होगी। थर्ड, इंडिया जैसा फेडरल स्टेट का गठन किया जाए जिसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो और छोटे छोटे जेविश और पैलेस्टीनियन स्टेट्स हों। फोर्थ, यूरोपियन यूनियन के तर्ज पर इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फेडरेशन बनाई जाए जिसमें दोनों साइड के पास अपनी गवर्नमेंट हो जो रिसोर्सेज, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इशू पर एक साथ काम करे, जिसमें फ्री मूवमेंट और रेसिडेंसी दोनों स्टेट के बीच अलाउ हो। तीसरा ऑप्शन टू स्टेट सॉल्यूशन हो सकता है, जो कि 1947 में यूनाइटेड नेशन ने मैंडेट किया था, यानी कि वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप पैलेस्टीन को दे दिया जाए और बाकी के रीजन इजराइल को सौंप दिया जाए। रिलीजियस इंपॉर्टेंस की वजह से जेरूसलेम को इंटरनेशनल सिटी के तौर पर यूनाइटेड नेशन के अंडर रखा जाए। Thank you so much for watching this video. To get PDF of this discussion, you can find the link of Telegram channel in the description below. Quality contents are in line for you. We will meet next week with a new episode. Till then, God bless you all.